बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो देखिए, ट्रम्प के डावोस में जो भाषण दिया है उसके बाद अमेरिकी बाजारों में ज़बरदस्त तेज़ी रही है। एशिया बाजारों में भी जोश दिख रहा है, लेकिन आज इंडियन मार्केट्स में भी तेज़ी रहेगी क्योंकि कल तो एक रिकवरी हमने ऑलरेडी देखी है। आज क्या कुछ उम्मीदें करें? देखिए ट्रम्प का कल जो भाषण रहा दावोस में, उसकी वजह से थोड़ा सा डी एस्केलेशन तो हुआ है जियोपॉलिटिकल रिस्क में। और उन्होंने ये कहा है कि वो जो टैरिफ लगाएंगे यूरोप में वो अभी नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में बात कर रहे हैं जिसके तहत उनको अमेरिका को ग्रीनलैंड में मिनरल माइनिंग राइट्स मिल सकते हैं आगे जाके। तो ये फ्रेमवर्क के अंदर वो ट्रम्प ये कह रहे हैं कि आप फ़िलहाल वो तो टैरिफ नहीं लगाएंगे, और वो जितना भी जो कंसंट्रेशन है यूरोप के साथ वो थोड़ा सा डी एस्केलेट हुआ। उसकी वजह से हमने देखा कि अमेरिकी बाज़ार ऊपर बंद हुए और एशिया बाज़ार भी ऊपर हैं आज के तहत। बट काफ़ी अदर बाकी सारे फैक्टर्स अभी भी चल रहे हैं। जियो पॉलिटिक्स में पूरा ख़त्म नहीं हुआ है ये एक पॉज जैसा है, और हम देखते हैं कि ट्रम्प अपने रिटोरिक को बहुत ऊपर ले जाते हैं और फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे लेकर आते हैं। तो वो एक चीज़ है जो कमोडिटीज़ में आपको देखने को मिलेगी। गोल्ड एंड सिल्वर में सबसे ज़्यादा गोल्ड कल 4800, मतलब रफली 4900 के आसपास पहुंच गया था कल, जिसके बाद वो थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिली और अभी 4800 के आसपास है। और सिल्वर भी थोड़ा सा करेक्ट हुआ है 92 पे डॉलर्स पर आउंस के हिसाब से। बट हम भारतीय मार्केट को देखेंगे तो भारतीय मार्केट में ट्रम्प के चलते कुछ इम्पोर्टेंट नहीं हो रहा है। मतलब अगर आप देखें तो ये पूरा का पूरा अर्निंग्स लेड है। एफ आई अभी भी नेट सेलर्स हैं, डी आई नेट बाय हैं, सेलिंग काफ़ी देखने जा रही है। अर्निंग्स का जो ग्रोथ मोमेंटम जो देखने को मिल रहा था, हम ये कहें कि नेगेटिव अर्निंग ग्रोथ नहीं है, बट ये इतना भी ऑप्टिमिज्म नहीं आ रहा है कमेंट्री से कि अगले साल की जो ग्रोथ स्ट्रीट पेंसिल कर रही थी कि लगभग 14-15% होगी अर्निंग्स की ग्रोथ FY27 में, वो नहीं दिख रही है जिस तरह से अभी कमेंट्री आ रही है। तो हम 10% ग्रोथ की बात कर रहे हैं, वो 10% अगर 15 हो जाता है तो एक बड़ी बात होती है। तो वो अर्निंग्स नहीं दिख रही है ग्रोथ इसमें, और उसकी वजह से हम सेलिंग भी देख रहे हैं और मार्केट में प्रेशर भी देख रहे हैं। बिल्कुल सही सर, गुड मॉर्निंग। एक और सवाल एफआईआईज को लेकर आपसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि एफआईआईज लगातार बेच रहे हैं, लगातार बिकवाली चल रही है और डीआईआईज की तरफ से लगातार सपोर्ट मिल रहा है। कल की मार्केट को अगर देखें तो कल 100वां दिन था जब लगातार डीआईआईज ने खरीदारी की। तो ये ऐसे स्थिति में पूरे ओवरऑल मार्केट का सेटअप आपको अब कैसा दिख रहा है, खासकर इस कॉन्टेक्स्ट में कि अब चीजें पॉजिटिव हो रही हैं, ग्लोबल सेटअप पॉजिटिव है? देखिए बाज़ार का सेटअप अभी ना थोड़ा सा रेंज बाउंड है। हमने देखा कि बाज़ार लगभग 26,300 से गिर के 25,000 तक पहुंच गया है, और कल तो हमने देखा कि 25,000 के एक बार नीचे जाके वापस आया है, तो थोड़ा सा बाउंस भी हुआ है। तो वो एक वॉलेटिलिटी है जो मार्केट में अभी भी है आज के डेट में। अर्निंग्स का इम्पैक्ट है। स्टॉक्स जो आजकल रिएक्ट करेंगे वो अर्निंग्स की वजह से रिएक्ट करेंगे, और इंडेक्स में जो गिरावट देखने जा रही है वो इंडेक्स ग्रोथ की चिंता को लेकर चल रही है, क्योंकि इंडेक्स अभी भी हाई वैल्यूएशन में है। और उसके बावजूद जो अर्निंग्स नहीं आ रही है, या हम कहें कि जो हम अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन जो थी उसके बराबर नहीं आ रही है, उसकी वजह से थोड़ी सी बिकवाली दिख रही है फॉरेन इन्वेस्टर्स की, और डीआईएस उसको ख़रीद रहे हैं। तो ये मार्केट जो है अभी थोड़ा सा साइड वेज रहेगा। इसमें कोई ट्रिगर नहीं है आज के डेट में कि वो ऊपर जाए। ये ट्रिगर जैसी 2-3 ट्रिगर होते हैं जो मार्केट को मोमेंटम देते हैं। एक तो अर्निंग्स ग्रोथ हो कि बहुत सारी कंपनियों के अच्छे अर्निंग्स आ रहे हैं और उसकी वजह से अपग्रेड्स हो रहे हैं और फिर ऊपर जाए। दूसरा जो है एफ आई रिवर्सल, वो भी एक है, पर एफ आई फ्लोस रिवर्सल भी नहीं हो रहे, क्योंकि एफ आई आउटफ्लो कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वो वहाँ पर है। और एफ आई के लिए ट्रिगर अभी है नहीं आज के डेट में, तो वो मोमेंटम नहीं है इस मार्केट में, और ये धीमा मार्केट हो गया है ये। अगर हम देखें तो बिकवाली जारी है फाइनेंशियल सर्विसेज में, आईटी कंपनीज में जारी है। जो कंपनीज ऊपर भागे हैं पिछले 1-2 महीने में, वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो वो एक प्रॉफिट बुकिंग का माहौल है। और जो बैंड है वो पहले जो 26,000 के आसपास हुआ करता था, 25,500 के बीच में है। तो 25,000 और 25,500 के बीच में अभी निफ्टी का बैंड आ गया है, और वो एक सीमित रहेगा।
अभी से 2 ट्रेडिंग डेज बचे हैं जिसमें हम काफ़ी क्या कहते हैं रोल ओवर्स हम देख रहे हैं और दो रोल ओवर की वजह से हम थोड़ी सी वॉलेटिलिटी भी देख रहे हैं। तो कल भी हम देखें कि निफ्टी में काफ़ी रोल ओवर हुआ, लगभग 4000 करोड़ का रोल ओवर पोजीशन बिल्ड हुए फरवरी की उसमें, और निफ्टी जनवरी में 40,000 का पोजीशन, 40,000 करोड़ के ओपन पोजीशन है। तो फुल रोल ओवर नहीं हो रहे हैं, नए पोजीशन जो है वो बढ़ रहे हैं निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। और ये जो पोजीशन है आज और कल में हम देखेंगे, क्योंकि फिर अगला जो ट्रेडिंग डे होगा वो ट्यूसडे का होगा, जो कि एक्सपायरी डे है, मंथली एक्सपायरी डे है। तो उसमें बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में इम्पैक्ट आएगा। और मंडे का रिपब्लिक डे का छुट्टी है, तो उसकी भी एक इम्पैक्ट, उसका जो क्रंचिंग है जो आज और कल में हम रोल ओवर काफ़ी देखने को हमें मिलेगा। तो वो आज कल थोड़ा सा को रहेगा, वोलेटाइल रहेगा। निवेशकों को ध्यान रखना पड़ेगा कि वो फंस ना जाए इस चीज़ में, क्योंकि रोल ओवर्स होंगे। अब सुबह एक पोजीशन एक डायरेक्शन में मार्केट को जाते हुए देखेंगे और शाम को दूसरे डायरेक्शन में जाते हुए देखेंगे। तो इस पर एक ध्यान रखें। ऑलराइट, तो ये तो हमने FIS DIS के पूरी पोजीशनिंग की बात की, बट सजीत जी, FNO के संकेत देखते हुए आज निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर क्या रणनीति रखनी चाहिए? देखिए, कल हमने देखी कॉल राइटिंग थी तो 25,100 और 25,200 पे, और पुट राइटिंग हो रही थी 24,700 और 24,900 में। इसका मतलब ये है कि बैंड जो है थोड़े से नीचे की तरफ आ रहा है और सपोर्ट जो है नीचे की तरफ जा रहा है। तो एक बायस है नीचे की तरफ। हाँ, मोमेंटम अगर आता है, शिफ्ट होता है, तो मार्केट ऊपर भी जा सकता है। बट आज के डेट में जो ऑप्शंस बता रहे हैं वो ये है कि वो नीचे की तरफ पोजीशन तैयार करके रखे हैं अपने सपोर्ट के लिए, और 25,000 के नीचे के सपोर्ट है दोनों के दोनों। और जो टॉप है वो है 25,100, 25,200, जो जहाँ पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। कुछ हफ्तों पहले यही चीज़ रेजिस्टेंस जो है 26,000 पे हुआ करता था, और हमारी मार्केट जो है लगभग 1200-1300 पॉइंट नीचे आ चुकी है वहाँ से। तो वो ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस भी नीचे आए हैं। और हमने देखा कि कल पुट ऑप्शंस काफ़ी लिखे गए हैं। तो ये अगले 2 दिन, आज और कल, हम देखेंगे कि काफ़ी रोल ओवर्स होंगे। जैसी अपॉर्चुनिटी मिलेगा ट्रेडर्स को, वो रोल ओवर करने की कोशिश करेंगे एट लो कॉस्ट। तो वो भी एक चीज़ है जो आपको देखना पड़ेगा। और पोजीशन जो अब रोल ओवर होंगे वो बजट को लेकर भी होंगे, क्योंकि बजट फेब 1 को आ रहा है और नए सीरीज़ में आएगा वो। तो वहाँ पर भी हम देखेंगे कि ये पोजीशनिंग जो है किस तरह से रोल ओवर होती है और बजट के लिए वो कैसे पोजीशन करते हैं। तो ये भी एक ध्यान रखिएगा कि किस तरह से मार्केट रिएक्ट कर रहा है न्यूज़ को और फ्यूचर इवेंट्स को। कल बैंक ऑफ जापान का भी एक रेट पॉलिसी डे है। कुछ उम्मीद नहीं है वहाँ पर इम्पैक्ट मेजर्स हो सकते हैं वहाँ पर उनके लिए, जो उनके बॉन्ड यील्ड्स को इम्पैक्ट करे। तो उसकी वजह से भी फ्लोज में इम्पैक्ट आ सकता है। बट आप निवेशक के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि रोल ओवर कैसे हो रहे हैं। और ये रोल ओवर, अगर हम शॉर्ट पोजीशन रोल ओवर ज़्यादा देख रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि बजट में जाते हुए हम काफ़ी शॉर्ट रहेंगे, या हम कम पोजीशन में जा रहे हैं तो ये मार्केट्स जो है थोड़ा सा कॉशियस रहेगा। और एनीवेज ये 3 दिन की जो छुट्टियां हैं, और हम जिस तरह से जियो पॉलिटिक्स मूव कर रहा है, लोग अपनी पोजीशन से ज़्यादा रोल ओवर नहीं करेंगे ट्यूसडे को। उम्मीद ये है कि ट्यूसडे को आके वो अपनी फ्रेश पोजीशंस ले, ना कि 3 दिन की अनसर्टेनिटी पे रहे कि उनकी पोजीशंस कैसे मूव करेंगी ट्यूसडे को, जिस दिन एक्सपायरी है। बिल्कुल। ये तो बात हुई इंडाइसिस की। सर, इटर्नल अगर स्टॉक्स में जाएं तो इटर्नल के नतीजे कल आए और नतीजे अच्छे रहे हैं। तो ऐसे में आपको इसको लेकर आप क्या स्ट्रैटेजी रखना चाहेंगे, क्या स्ट्रैटेजी आप सजेस्ट करेंगे व्यूअर्स को? देखिए, इटर्नल के नंबर्स अच्छे थे। नंबर्स अनुमान से तरह से अच्छे थे। प्रॉफिटेबल रहा, बट ये प्रॉफिट जो है अदर इनकम के बेसिस पे आया। 350 करोड़ का अदर इनकम था। ये लगभग 18,000 करोड़ के कैश पे बैठा हुआ है, तो उससे जो ट्रेजरी इनकम आ रहा है वो उनके अदर इनकम में जाता है। बट एक सेगमेंट वाइज देखें तो थोड़े से स्टेबल परफॉर्मेंस रहे। कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है फूड डिलीवरी के सीमित रहे।
ज़्यादा 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 भागे नहीं, 10% के आसपास, 10.4% के आसपास रहे कंट्रीब्यूशन मार्जिन उधर। क्विक कॉमर्स में 5.3% का कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। क्विक कॉमर्स में एबिट पॉजिटिव आया है, वो एक अच्छी बात है क्योंकि वो 2 क्वार्टर से पहले आया। पर इसका एक इम्पैक्ट ये है कि आप देखें कि उसका टारगेट था 2100 डार्क स्टोर्स का दिसंबर में, जो वो मीट नहीं कर पाया। तो वो एक कारण है कि अटर्नल जो है मार्जिन को कंसंट्रेट कर रहा है वर्सेस ग्रोथ, और ग्रोथ जो है आगे जाके आने वाली है क्योंकि वो अपने टारगेट मेंटेन कर रहे हैं कि 3000 डार्क स्टोर्स करेंगे मार्च 2027 तक। तो वो जो टारगेट है उसके लिए उनको एग्रेसिव डार्क स्टोर एक्सपेंशन करना पड़ेगा। बट अगर आप नंबर्स पे ध्यान से दें तो ये दिखने को मिल रहा है कि आपके मार्केटिंग स्पेंड्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़े हैं 40%। इसका मतलब ये है कि आपने ज़्यादा डिस्काउंट्स दिए हैं क्यूसी में अपने मार्केट शेयर को मेंटेन करने के लिए। तो वहाँ पर ये सस्टेनेबल नहीं है और ये प्रॉफिटेबिलिटी भी सस्टेनेबल नहीं है आगे जाके। दूसरी चीज़ जो है, डार्क स्टोर्स जैसे एक्सपैंड होते जाएंगे उनका जो नेट ऑर्डर वैल्यू है वो भी ग्रो होता रहेगा। बट नेट ऑर्डर वैल्यू अगर हम Q3 में देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर से 14% बढ़ा है, जबकि Q2 में 27% बढ़ा था और Q1 में क्वार्टर ऑन क्वार्टर 25% बढ़ा था। तो वहाँ पर भी हमने देखा कि थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन हुआ है नेट ऑर्डर वैल्यू का वहाँ पर। तो वो एक चीज़ है। और ओवरऑल एक नंबर्स ठीक ठाक दिख रहे हैं, पर जो प्रॉफिटेबिलिटी का जो आउटलुक है वो मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा और पुश हो जाता है। जो 27 में हम देखने वाले थे प्रॉफिटेबल, जिस तरह से फुल सारे ऑपरेशंस जो प्रॉफिटेबल रहेंगे, कोर ऑपरेशंस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, वो प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो थोड़ी सी आगे को पुश हो जाएगी। अगर कंपटीशन ज़्यादा रहा तो स्टोर ग्रोथ कम होंगे, अगर कंपटीशन कम रहा तो स्टोर ग्रोथ ज़्यादा होंगे। तो ये भी एक चीज़ है जो आपको देखना पड़ेगा इंटरनल में। बट ओवरऑल नंबर्स स्ट्रीट के मुताबिक हैं, और जो उन्होंने सक्सेशन प्लानिंग किए हैं वो जहाँ पर दीपेंद्र गोयल निकले हैं और मिस्टर ढिंसा आए हैं एज न्यू CEO, वो भी एक ठीक ही है जो हर कंपनी को करनी चाहिए। तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही आज के डेट में। बट ग्रोथ जो है वो उतनी एग्रेसिव नहीं रहेगी अगर मार्जिन्स के ऊपर फोकस किया जाए। और अल्टीमेटली जो इनका जो ग्रोथ आएगा वो बियॉन्ड 8 सिटीज़ आएगा, जहाँ पर 50% से ज़्यादा क्विक कॉमर्स का आ रहा है। ये आप ये देखिए चलिएगा कि फूड डिलीवरी में जो वैल्यूएशन है वो ऑलमोस्ट पीक हो चुकी है। इनको जो जोमेटो को जो वैल्यूएशन मिलती है वो क्विक कॉमर्स की वजह से मिलती है। तो क्विक कॉमर्स जिस तरह से वो एक्सपैंड कर पाएंगे फास्ट, वहाँ पर उसके लिए उतना अच्छा रहेगा। ऑलराइट, तो चलिए इटर्नल पर आज तो रहेगी नज़र, पर निफ्टी अर्निंग से डॉक्टर रेड्डीज के नतीजे भी अच्छे रहे हैं। इसको लेकर क्या रणनीति होनी चाहिए? जी, डॉक्टर रेड्डीज़ के नतीजे स्ट्रीट के अनुमान थे थोड़े से बीट भी किए हैं। वहाँ पर एबिटा मार्जिन जो थे लेबर कोड की वजह से थोड़ा सा कम था, बट अगर लेबर कोड का इम्पैक्ट हटा दे तो 24.8% था। कंपनी ने ये बताया कि उनका जो गाइडेंस है वो 24 से 25% के बीच में है एबिटा मार्जिन का, और वो मेंटेन करेंगे। 2-3 इम्पॉर्टेंट इवेंट है जो आपको देखनी पड़ेगी इसमें। एक तो ये है कि सेमाग्लूटाइड इंजेक्शन इंडिया में वो लॉन्च करेंगे मार्च में, इस साल मार्च में लॉन्च करेंगे, जो एक अच्छा एक इंडिकेटर है कि वहाँ पर से कहाँ से कितना ग्रोथ आएगा। सेमाग्लूटाइड आपको मालूम हो तो पेटेंट के बड़े बड़े कंपनीज के पेटेंट हैं इसमें, और पेटेंट जैसे एक्सपायर होगा वो लॉन्च करेंगे इसके लिए, और वो एक बड़ा अपॉर्चुनिटी देता है इनको इंडिया में और 80 अदर कंट्रीज़ में जहाँ पर वो लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो एक बड़ा ड्राइवर रहेगा इनके लिए। मार्जिन प्रोफाइल सेम था। यूएस में थोड़ा से रेवलमेड के चलते थोड़ा सा सेल्स कम हुए, प्राइसिंग प्रेशर था वहाँ पर, तो मार्जिन भी थोड़ा सा गिरा है यूएस मार्केट में। बट वो उनका कहना है कि बाकी प्रोडक्ट्स जो हैं जो उन्होंने लॉन्च किए हैं वो थोड़ा से इम्प्रूव करेंगे उस ग्रोथ को यूएस मार्केट के लिए। तो बाकी सब कंट्रीज़ में तो उनका ग्रोथ दिख रहा है। मार्जिन प्रोफाइल वो मेंटेन करने की बात कर रहे हैं, और जो नए लॉन्चेस हैं स्पेशली सेमाग्लूटाइड, स्ट्रीट उस पर देखेगा कि उसका इम्पैक्ट कैसे होता है।
बिल्कुल, तो ये तो बात हुई डॉक्टर रेड्डीज़ की रिजल्ट्स के ऊपर कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। लेकिन सर कल एक और नतीजे आए थे, एचपीसीएल के नतीजे आए थे, नतीजे काफ़ी अच्छे रहे थे, मुनाफा, एबिटा या फिर आय, तीनों के फ्रंट पर अगर देखें तो अच्छी ग्रोथ देखने को मिली थी। हालांकि मार्जिन के अगर फ्रंट पे देखें तो 60 बेसिस के आसपास जो है वो आपको करेक्शन देखने को मिला था, वहाँ गिरावट देखने को मिली थी। आपका क्या टेक है एचपीसीएल के नतीजों को लेकर? देखिए एसपीसीएल का जो एबिटा मार्जिन है वो प्रेटी मच इन लाइन ही था, पिछले क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेम ही रहा। एचपीसीएल का एबिटा मार्जिन 6500 करोड़ का एबिटा था। और अगर हम देखें तो रिफाइनरी का ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन जो है वो भी 8.9 के आसपास था। तो मार्जिन, ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन से कांस्टेंट रहे, एबिटा कांस्टेंट रहा। इम्पैक्ट थोड़ा बहुत आया उसका वेज बिल का, बट अगर हम देखें नेट प्रॉफिट जो था 4100 करोड़ का था। दो चीज़ें देखने लायक है इसमें। एक चीज़ कि आपके जो मार्केटिंग मार्जिन हैं वो गिरे हैं इस क्वार्टर में, Q3 में। हमने देखा कि आईओसी ने भी ये बोला था हमको कि आईओसी मार्केटिंग मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं, बट उसको कंपनसेट किया गया है क्योंकि आपको आपके जो एलपीजी के जो लॉसेस हैं वो भी कम हो गए हैं और एलपीजी का जो कंपनसेशन है वो भी आया है। तो वो दोनों के आने की वजह से जो मार्केटिंग मार्जिन में जो गिरावट है वो कंपनसेट हो गया है। तो प्रीटी मच ऑलमोस्ट स्टेबल नंबर है इसका इस क्वार्टर के लिए। और मार्जिन्स और मार्जिन प्रोफाइल और एबिटा ऑलमोस्ट एट पार है, मतलब फ्लैट ही रहे हैं। तो इतना कुछ खास ग्रोथ नहीं दिखा है। और क्रूड अगर ऊपर बढ़ता है तो उसकी इम्पैक्ट जो है वो अलग से आएगा। अगर गवर्नमेंट कल को एक्साइज ड्यूटी इंक्रीज़ करती है विदाउट रिटेल प्राइस इंक्रीज़ किए तो उसका मार्जिन भी, उसका इम्पैक्ट भी आ सकता है। बट वो एक फैक्टर है देखने लायक कि गवर्नमेंट कैसे करे, कैसे और कहाँ कितने किस हद तक करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी फाइनेंसिस कम है। तो वो भी एक इम्पैक्ट है जो ओएमसीज़ को रहेगा। तो अगर आप देख रहे हैं ओएमसीज़ को बजट से पहले तो थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा कि किस तरह से एक्साइज चेंजेस हो सकते हैं बजट में ओएमसीज़ के लिए या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए, और उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा इन पे। ऑलराइट सजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये आज की रणनीति पर अपना आउटलुक बताने के लिए, और साथ ही जो बिग अर्निंग्स है उन पे किस तरीके का रिएक्शन देखने को मिलेगा उस पर भी विस्तार से चर्चा करने के लिए। तो जी हाँ, इटर्नल डॉक्टर रेड्डीज नतीजे अच्छे आए हैं। देखते हैं यहाँ पर पॉजिटिव रिएक्शन की तो उम्मीद है, बट कहाँ तक जाते हैं काउंटर्स पर। एचपीसीएल के नंबर्स जी हाँ थोड़े कमज़ोर ज़रूर देखने को मिले हैं। पर अब आगे बढ़ते हैं, हमारे तमाम